कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया। तो भाई हमारा अब एक नया सफर शुरू होने वाला है और वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सफर। सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर नहीं बोल रहा, टेंशन मत लीजिए, उर्दू वाला सफर बोल रहा हूं। एक नया रास्ता, नई मंजिल की ओर बढ़ने वाले हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने बताया ही था कि भाई सेल ऑफ गुड्स एक्ट इनिशियली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। क्या ये बात जानते हैं कि नहीं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल बताई थी। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो बना था, हम ये बात जानते हैं कि उस वक्त ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सारे प्रोविजन भी उसी एक्ट में थे। पार्टनरशिप के बारे में बताया था, पार्टनरशिप एक्ट भी उसी का पार्ट था। 1930 में जितनी भी सेल और परचेज ऑफ गुड्स से जितनी भी जुड़ी हुई ट्रांजैक्शंस थी, उसके जितने जुड़े हुए रूल्स थे, वो सारे के सारे अलग कर दिए गए और एक नया एक्ट बनाया गया जिसका नाम था सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्योंकि वो 1930 में पारित हुआ, इसीलिए नए एक्ट का नाम बन गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930। तो 1 जुलाई 1930 को ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट फोर्स में आया। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, it came into force on 1st July 1930। सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 123 किसके? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। वो सारे के सारे सेक्शंस वहां से रिपील कर दिए गए, निकाल दिए गए, खत्म करके एक नया एक्ट हमारे सामने आया जिसका नाम उस समय रखा गया था द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मैंने नाम लिखा है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, राइट? वैसे ये इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बाद में जो वर्ड इंडियन था उसे हटा दिया गया, कहा भाई ये तो एक्ट इंडिया में अप्लाई हो रहा है तो इसे नाम रख दिया जाए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट काफी है। तो 22 सितंबर 1963, दैट मीन्स 22 सितंबर 1963 के दिन ये वर्ड इंडियन रिमूव कर दिया गया बीच में से और एक्ट का नाम बन गया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है जी। और ये भी एक्ट पूरे के पूरे इंडिया में अप्लाई होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी। तो जब ये 1930 में आया था तो इसका नाम क्या था? द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है जी। तो नाम क्या था इसका? द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और क्या किया गया इस केस में? ये वर्ड इंडियन रिमूव कर दिया गया। कौन सी डेट को? ऑन 22, कौन सी डेट थी? 22 ऑफ सितंबर 1963। और एक्ट बच क्या गया? नाम क्या बच गया फिर? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है जी। होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होता है। इट अप्लाइज टू, लिखते जाइए साथ साथ, इसे रब कर दूंगा मैं जल्दी से। इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों ये एक्ट जैसा कि नाम से ही जाहिर है गुड्स से डील करेगा। किससे डील करेगा? गुड्स के साथ डील करेगा और गुड्स के बारे में आपको बताया जाएगा। सेल से डील करेगा, सेल के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। ये सब डिस्कशन हम आज ही करेंगे किसी क्लास में। फटाफट से सबसे पहले से नोट कर लीजिए,
याद रखिए क्या, केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930, लेकिन उस समय इसका नाम क्या था, द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। द वर्ड इंडियन वाज रिमूव्ड ऑन 2 सितंबर 1963, ठीक है जी, और बच का गया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है जी, नोट कर लीजिए। मैं फिर चलूंगा दोस्तों आगे। कर दिया जाए सर, अब चलिए। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं सारी की सारी बातों पर आऊं कि क्या किसे कहा जाता है, पहले इन जनरल हमें सीखना है कि हम क्या क्या जानते हैं, और उसी एक बड़े एग्जाम्पल से हम अपना ये पूरा का पूरा एक नया पार्ट जो करने वाले हैं इसे फिनिश करेंगे, राइट। आइए जरा देखें, इन जनरल हम क्या देखते हैं कि भैया एक सेलर है, ठीक है जी, और वो सेलर क्या करता है, वो सेलर कुछ सामान बेचता है, बायर उस सामान को खरीदता है, ठीक है जी। तो भाई सेल या तो उसी वक्त हो जाती है या किसी फ्यूचर टाइम में होती है, ठीक बात है कि नहीं। अगर सेल उसी वक्त हो जाए, अगर सामान बेचना है उसी वक्त सेल फाइनलाइज हो गई तो नाम आया सेल, लेकिन अगर किसी फ्यूचर डेट पर सेल करने की बात की जाए तो उसे कहा जाएगा एग्रीमेंट टू सेल। क्या कहा मैंने, अगर सेलर ने बायर को आज ही गुड्स बेच दी, गुड्स मैंने वर्ड यूज किया, गुड्स किसे कहते हैं उस पर भी आऊंगा, ठीक है जी। तो अगर आज ही गुड्स दे दी गई, बेच दी गई, देने से काम नहीं बेचने से काम है, तो सेल। अगर किसी फ्यूचर वक्त में बेचने की बात हुई तो वो एग्रीमेंट टू सेल। मैं वापस इस पॉइंट पर आता हूं। तो सेलर ने दी है गुड्स, बेची है गुड्स किसे, बायर को, या बेचने का वादा किया है। तो भैया सेलर कौन हो गया, सेलर इज अ पर्सन हु आइदर सेल्स और एग्रीज टू सेल। तो भाई सेलर कौन हो गया, या तो वो जो बेच देता है या बेचने का वादा करता है। उसी तरह से बायर कौन हो गया, बायर इज अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाई, यानी जो खरीद लेता है या खरीदने का वादा करता है। अब मान लीजिए ए मिस्टर सेलर हैं और बी हमारे मिस्टर बायर, ठीक है जी। ए ने बी को गुड्स बेची या बेचने का वादा किया, ठीक है जी। तो ये हो गया सेलर और ये हो गया बायर। गुड्स क्या है दोस्तों, गुड्स, ध्यान से देखना इस चीज को। हम यहां पर जब गुड्स की बातें करेंगे तो हम बात करेंगे केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी की। क्या कहा मैंने, अगर हम बात करेंगे गुड्स की, देन वी आर टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल गुड्स, जो भी मूवेबल होंगी। ध्यान रखिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील नहीं करता। गुड्स क्या है दोस्तों, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट दोस्तों डील किससे करेगा, सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी। और इन्हीं गुड्स की या तो सेल होगी और या फिर एग्रीमेंट टू सेल होगा, अभी मैंने बताया, ठीक बात है कि नहीं। तो गुड्स को तो या आज बेच दिया, आज फाइनलाइज कर दिया, या बेचने का वादा किया, ठीक बात है कि नहीं।
अगर बेच दी तो भैया सेलर ने ही बेची, किसको? बायर को। इसने बेची, इसने खरीदी, ये हो गया सेलर, ये हो गया बायर। और जो ट्रांजैक्शन हुई वो क्या कहलाएगी? सेल। तो बेसिकली जब मैं कहता हूं कि सेलर ने बायर को गुड्स बेची या बेचने का वादा किया, तो एक्चुअली हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैंने सेल कर दी, आज सेल कर दी, इसका मतलब उन गुड्स में ओनरशिप आज ही ट्रांसफर हो गई। मान लीजिए कि 100 बेल्स ऑफ कॉटन, 100 बेल्स ऑफ कॉटन को बेचने की ट्रांजैक्शन है। कॉटन हमारी गुड्स है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट? तो भैया गुड्स के अंदर क्या किया जा रहा है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। क्या वर्ड्स यूज किए मैंने? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पहले ओनर कौन था? सेलर। अब ओनर कौन बनेगा? बायर। या तो आज ही बन जाएगा या आने वाले किसी फ्यूचर टाइम में बनेगा। तो भैया अगर इन गुड्स में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आज ही, अभी के अभी, इमीडिएटली ट्रांसफर कर दी गई, तो मैं कहूंगा सेल। और अगर ये किसी फ्यूचर डेट में ट्रांसफर की जाएगी ओनरशिप, तो मैं कहूंगा कि ये एग्रीमेंट टू सेल होगा। क्या ये बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इमीडिएट हो जाता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किसी फ्यूचर डेट पे होता है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो भैया सेल में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये कैसे है? इमीडिएट। ठीक बात है कि नहीं? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यहां कैसे है? इमीडिएट है। इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है एट द टाइम ऑफ सेल। इमीडिएट है कब? एट द टाइम ऑफ सेल। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में, इसमें भी तो गुड्स में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होनी ही है। बोलिए हाँ या ना? तो भैया ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तो होगी, जरूर होगी, लेकिन आज नहीं। कब होगी? एट सम फ्यूचर डेट। ये कब होगी? एट सम फ्यूचर डेट। आज ट्रांसफर नहीं हो रहा है ये ओनरशिप दोस्तों, आज ट्रांसफर नहीं हो रही। ओनरशिप ट्रांसफर होगी एट सम फ्यूचर डेट। दैट मीन्स नॉट एट द टाइम ऑफ सेल एंड नॉट एट द टाइम ऑफ सेल। ये बात समझ आई? तो भैया आज की डेट में इमीडिएटली कुछ नहीं हो रहा। एट द टाइम ऑफ सेल अगर हो जाए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तो इमीडिएट हो गई, इसीलिए वो सेल कहलाती है ट्रांजैक्शन। लेकिन जब ये सारी ट्रांजैक्शन चल रही है, उस समय ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, किसी फ्यूचर डेट पे जाके होगी, तो वो कहलाएगा एग्रीमेंट टू सेल। और इसी ओनरशिप को जो ट्रांसफर करने की बात की जा रही है, आज ही कर दिया। किसने किया? सेलर ने। आज हो गया, सेल हुई तो सेलर कहलाया। अगर एग्रीमेंट टू सेल किया तो भी सेलर कहलाया। उसी तरह बायर इज अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाई, सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल। आज सेल हो गई, इमीडिएटली सेल कहलाएगी। फ्यूचर में किसी डेट पर हुई तो कहलाएगा एग्रीमेंट टू सेल। और गुड्स में डील करते हैं इस एक्ट में, सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होगी। क्या ये बात समझ आई? अब ये भैया फ्री में तो होगा नहीं, बोलो हाँ या ना? क्या ये काम फ्री में होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो भैया ये काम जो होने वाला है, ये कुछ ना कुछ प्राइस लेकर किया जाएगा। बार्टर की बात नहीं हो रही। आई एम टेलिंग यू कि भैया बी ने अगर ए को कुछ दिया, इस सेलर को कुछ दिया,
तो वो प्राइस देगा। प्राइस क्या है, सवाल ये आता है। इसने अपनी गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर की, तो भैया अब इसे प्राइस मिलना चाहिए, और वो देगा कौन, बायर। तो भैया यहां से ये एरो बना और पहुंचा किसके पास, सेलर के पास। प्राइस क्या है दोस्तों, ये है मॉनेटरी कंसिडरेशन, मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। क्या है दोस्तों, ये है मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। ध्यान रखिए, प्राइस गुड्स के बदले में गुड्स लेना नहीं है, बार्टर की बात नहीं होगी यहां पर। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ हिस्सा गुड्स में गया और कुछ हिस्सा मनी में गया। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि पार्ट इन गुड्स एंड पार्ट इन मनी। बात समझ आई या नहीं आई? यानी मैं अगर बात करूं आज कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ गुड्स की, भैया अनाज दो और चावल लो, ये तो बार्टर है, इसको हम सेल ऑफ गुड्स में नहीं डील करते। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भैया दोनों की वैल्यू निकाली, मॉनेटरी टर्म्स में निकाली, तो कुछ अनाज के बदले में चावल ले लिया और बाकी बचे हुए हिस्से के लिए कैश लिया, पैसा लिया, तो मॉनेटरी टर्म यहां पर आनी जरूरी है। मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स को ही आप क्या कहेंगे, प्राइस कहेंगे। यहां पर हम बार्टर से डील नहीं करते। एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज बार्टर विच इज नॉट बीइंग डेल्ट इन सेल ऑफ गुड्स। तो दोस्तों, ये हमने सीख लिया कि भैया सबसे पहले क्या सीखा, सेलर कौन है, दूसरा क्या सीखा, बायर कौन है, तीसरा क्या सीखा कि गुड्स क्या है, चौथा क्या सीखा कि सेल्स क्या है, पांचवा क्या सीखा, एग्रीमेंट टू सेल किसे कहते हैं, 6th पॉइंट क्या सीखा, प्राइस क्या चीज है। क्या ये बात समझ आई? गुड्स की डेफिनेशन में और भी चीजें हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ चीजें दिमाग में रखते हुए चलेंगे कि वो मूवेबल होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो गुड्स इमूवेबल नहीं है। जिन गुड्स की हम बात कर रहे हैं, जिस एक्ट में हम बात कर रहे हैं, वहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील नहीं किया जाता। क्या ये बात समझ आई? तो भैया अब सवाल ये आता है कि सेलर क्या हमेशा खुद ही सामान बेचेगा या ये किसी और के थ्रू भी सामान बेच सकता है? मान लिया जाए ए हमारा दिल्ली में है, ठीक है जी। मिस्टर ए कहां से है, दिल्ली से है, और इनको लगता है यार मुंबई में ना मेरी बहुत सेल है, मुंबई में अपना बहुत सामान बिकता है। अब मुंबई में अपना सामान बहुत बिकता है तो मिस्टर ए क्या सोचेंगे, चलो यार एक काम करता हूं, मैं ना अपनी एक और शॉप खोल लेता हूं, और वो कहां पर, मुंबई में खोल लेता हूं। लेकिन भाई अपनी शॉप खोलने के बाद उसे चलाने के लिए खुद भी जाना पड़ेगा, या हो सकता है मैं किसी पर्सन को वहां पर अपॉइंट कर दूं, लेकिन भैया उसमें खर्चा बहुत है और आप मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं पहले, तो सारा का सारा रिस्क एक बार में उठाने की बजाय तरीका एक और है। ए ने क्या किया, उसने सोचा चलो यार अभी तो मेरे पास इतनी कैपिटल नहीं है कि मैं वहां शॉप शुरू करूं, और शॉप शुरू कर ली तो वहां पर तो बहुत काम होगा, पैसा भी चाहिए होगा। तो उसने क्या किया, ए ने मिस्टर डी को अपॉइंट किया। डी कहां रहता है, मुंबई में। ए ने डी से कहा कि भाई तुम मेरे बिहाफ पर मेरा सामान मुंबई में बेचो, तुम वहीं के रहने वाले हो, तुम उस मार्केट के बारे में जानते भी हो, तुम्हें मैं इस काम को करने की कमीशन दूंगा। इस बिजनेस को जो कि मैं चला रहा हूं मेरे बिहाफ पर तुम मुंबई में करो तो मैं तुम्हें इस काम की कमीशन दूंगा। बिजनेस के लिए जिस व्यक्ति को आपने अपॉइंट किया अपने एजेंट के रूप में, वो है मर्केंटाइल एजेंट। क्या कहलाता है, मर्केंटाइल एजेंट। इसका मतलब यह हुआ कि जो ए ने डी की अपॉइंटमेंट की है, डी उसके लिए क्या है, मर्केंटाइल एजेंट। कौन है ये, मर्केंटाइल एजेंट।
और मर्केंटाइल एजेंट के पास अपने इस प्रिंसिपल, इसमें रिलेशनशिप कैसी है, एजेंट और प्रिंसिपल की, यानी यहां पर जो सेलर है, यहां पर जो मिस्टर ए है मेरे भाई, ये कौन है, ये कहलाएंगे प्रिंसिपल। क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल। ठीक है जी। तो भैया दिल्ली में रहकर मिस्टर ए ने अपना एक बंदा अपॉइंट किया है, कहां पर अपॉइंट किया है, मुंबई में, और ये उनका बिजनेस देखेगा मुंबई में। ये कहलाएगा मर्केंटाइल एजेंट, ये कहलाएंगे मिस्टर सेलर जो है प्रिंसिपल। इन दोनों की रिलेशनशिप है एजेंसी की रिलेशनशिप। तो मर्केंटाइल एजेंट, इसके पास क्या क्या पावर्स हैं, सवाल ये आता है। ये अपने इस प्रिंसिपल के बिहाफ पर सामान खरीद भी सकता है, सामान बेच भी सकता है, आगे किसी और को कंसाइन भी कर सकता है। अकाउंट्स में पढ़ा ना आपने, कंसाइनमेंट अकाउंट्स, कंसाइनर कंसाइनी की रिलेशनशिप। तो यहां पर भी लगभग कंसाइनर और कंसाइनी की रिलेशनशिप है कि ए ने अगर सामान बी को भेजा कि भाई इसे बेचो, तो ये कंसाइनर हो गया, आगे कंसाइनी। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि डी ने किसी और को आगे अपॉइंट कर दिया। मान लो मुंबई से दूर थोड़ा, वो क्या है, पुणे, पुणे में भी सामान बिक रहा है, तो डी ने क्या किया, डी ने उस सामान को पुणे में कंसाइन कर दिया। यानी कौन सा सामान, जो कि ए ने उसे भेजा था। यानी इस डी के पास पावर है कि ये इसके सामान को बेचने के लिए आगे किसी और को कंसाइन भी कर सकता है। मकसद क्या है, गुड्स को बेचना और कमीशन के लिए काम करना। तो अपने इस सेलर के बिहाफ पर मर्केंटाइल एजेंट क्या करेगा, अपने इस प्रिंसिपल के बिहाफ पर ये मर्केंटाइल एजेंट क्या करेगा। सो मर्केंटाइल एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, अपने इस प्रिंसिपल के बिहाफ पर कैन, क्या कर सकता है, आइए देखें। नंबर 1, कैन बाई, कैन सेल, कैन कंसाइन गुड्स। ठीक है जी। और एक काम और कर सकता है, और वो है प्लेज। क्या है, प्लेज। तो आप कहेंगे जी ये प्लेज क्या चीज है, आइए समझें इसे। तो दोस्तों प्लेज का मतलब होता है सामान को गिरवी रख के लोन ले लेना। गिरवी रखा अपना सामान और उसके बदले में लोन ले लिया। अब आप सोचेंगे अरे प्लेज करके ये लोन क्यों ले रहा है भाई। अगर इसे ऐसा लगे कि मुझे अपने प्रिंसिपल के द्वारा दिए गए इस काम को चलाने के लिए कुछ कैश की जरूरत है इमीडिएट, और वो सेलर नहीं दे पा रहा, तो ये इसकी गुड्स को गिरवी रख के पैसा अरेंज कर सकता है और अपने इस बिजनेस को चला सकता है, बट फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट ऑफ बिजनेस ओनली। यानी मर्केंटाइल एजेंट को अगर जरूरत पड़े तो सेलर के द्वारा भेजी गई गुड्स को गिरवी भी रख सकता है। यस। अब आप कहोगे यार गिरवी तो केवल वही रख सकता है ना जो कि उन गुड्स का ओनर हो। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, हम आने वाले टाइम में इसका और डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहां पर मर्केंटाइल एजेंट को ये राइट दिया गया है कि भले ही आप इन गुड्स के ओनर नहीं हो, फिर भी इन्हें गिरवी रखकर आप बिजनेस के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए लोन ले सकते हो। ठीक है जी। तो आप कहेंगे जी प्लेज जैसी आप बातें कर रहे हैं वैसे ही हमने एक और नाम सुना है, उसका नाम है मॉर्गेज। सुना है कि नहीं सुना? बिल्कुल सुना। तो दोस्तों आपके दिमाग में मॉर्गेज आ रहा होगा कि भाई मॉर्गेज भी तो यही चीज होती है। तो दोस्तों मॉर्गेज में और प्लेज में अंतर है। मैंने कहा था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट डज नॉट, दिस एक्ट डज नॉट डील विद इमूवेबल प्रॉपर्टी। बोलो हाँ या ना, बताया था कि नहीं? यस। तो आप अभी उसका इससे क्या लेना देना? लेना देना है दोस्तों, लेना देना है। आइए देखें।
अगर मिस्टर एक्स ने अपनी बिल्डिंग को गिरवी रखकर वाई से उसके अगेंस्ट लोन ले लिया तो ये ट्रांजैक्शन कहलाती है मेरे भाई मॉर्गेज। मॉर्टगेज नहीं होता, टी साइलेंट होता है, मॉर्गेज। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 1। लेकिन मान लीजिए अगर एक्स ने वाई के पास अपना गोल्ड गिरवी रखा होता और उसके बदले में लोन लिया होता तो दोस्तों ये कहलाती प्लेज। आई एम श्योर अब आप ये बात समझ गए होंगे। यानी प्लेज है मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर लोन लेना, और मॉर्गेज क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन लेना। तो इसका नाम यहां लिख देते हैं। मॉर्गेज की अगर मैं बात करूं तो भैया मॉर्गेज क्या है? सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन। यानी आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज सिक्योरिटी दे दिया। ये क्या है? सिक्योरिटी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? तो दोनों में अंतर है दोस्तों, इसीलिए मैंने वर्ड मॉर्गेज यूज नहीं किया, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? मूवेबल प्रॉपर्टी की। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो इसका मतलब क्योंकि इससे डील किया जा रहा है इसीलिए कंसाइनमेंट कंसाइन करना और प्लेज करना इसके राइट्स हैं दोस्तों। अब मैं आपके सामने एक नया पर्सपेक्टिव रखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सेलर ने ये 100 बेल्स ऑफ कॉटन बायर को बेचे, ठीक बात है कि नहीं? अब बताइए ये बायर इन 100 बेल्स ऑफ कॉटन का क्या क्या कर सकता है? एब्सोल्यूट ओनरशिप आ गई है अब बायर के पास, बोलिए हाँ या ना? यस। तो भैया बायर अगर चाहे तो इन 100 बेल्स ऑफ कॉटन को क्या करे? चाहे तो भैया आगे किसी और को बेच दे। बोलो कर सकता है कि नहीं? ही कैन सेल इट, मैं कहूं सेल कर सकता है। ये चाहे तो किसी और को फ्री में दे दे और गिफ्ट दे दे। बोलो हाँ या ना? यस, ओनर है भाई, कुछ भी करे। ये चाहे तो सारी की सारी 100 बेल्स ऑफ कॉटन को जला डाले, डिस्ट्रॉय कर दे, मर्जी है भाई उसकी, मर्जी का मालिक है, क्योंकि ये गुड्स अब उसकी हो चुकी है। तो भाई चाहे वो इसे कंज्यूम कर ले, यूज कर ले। बोलो हाँ या ना? ये उसकी मर्जी है या नहीं? यस। क्यों? क्योंकि अब वो इन गुड्स का ओनर बन चुका है। तो जब वो इन गुड्स का ओनर बन जाएगा, मैं सेल की बात कर रहा हूं, सेल हो चुकी है मान लो, तो बायर जब इन गुड्स का ओनर बन गया तो उसके पास इन गुड्स को सेल करने का भी राइट है, गिफ्ट देने का भी राइट है, चाहे तो डिस्ट्रॉय कर दे, चाहे यूज करे, जो मर्जी करे भाई, उसके पास इस चीज की एब्सोल्यूट ओनरशिप आ गई। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है जी। यानी इन जनरल तो सेल्स में ऐसा ही होता है ना कि बायर एक बार गुड्स खरीद ले तो उसकी मर्जी है। यानी ये जो ओनरशिप आई है, ये कैसी ओनरशिप है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जब हुआ, ये है जनरल ओनरशिप। जनरल ओनरशिप का मतलब क्या है? जनरल ओनरशिप इन गुड्स, ऐसे ही तो होता है। इन